जीवन ज्योति क्लासेस में आज मनोविज्ञान से संबंधित सीटेट के अंतर्गत हम आपको जो एक नए सैद्धांतिक विचारक हैं और जिनके सैद्धांतिक विचारक एक ऐसे हैं जिनसे हर एक सीटेट के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, एक से दो प्रश्न आते हैं और बहुत ही फेमस रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे अल्बर्ट बंडूरा के नाम से जानते हैं। अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने जो एक थ्योरी दी साइकोलॉजी में, खासतौर से बाल विकास के अंतर्गत जो बालक सीखते हैं उनके बारे में दिया। अब जो सीखते हैं उनके बारे में जो इनका सिद्धांत रहा है, बड़ा फेमस सिद्धांत रहा है, जिसको अक्सर बच्चे जो है अपने जीवन में फॉलो भी करते रहे। चूंकि ये रहने वाले जो थे, इनका संबंध अल्बर्ट बंडूरा साहब का एक देश था कनाडा, उससे इनका संपर्क रहा है। यानी इनका जो है मुख्य निवास जो था वो कहाँ से संबंध रखते हैं, कनाडा से रखते हैं। और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनकी एक पुस्तक आती है, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। थॉट एंड एक्शन, इनकी ये एक पुस्तक थी। और इस पुस्तक को जब इन्होंने सबके सामने प्रमोट किया, लाया, रिसर्च जो था इनका ये सबके सामने एग्जाम शुरू किया गया, तो ये बहुत ही फेमस रहे। जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे कि बालक जो होता है, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कहा कि वो किस आधार पे सीखता है। तो बालक जो किस आधार पे सीखता है उसके बारे में कुछ वाकया ऐसे हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इनके बारे में बंडूरा साहब ने कहा, कुछ इनके सिद्धांत थे जिसे हम लोग कहते हैं, एक सिद्धांत के नाम से फेमस हैं ये प्रेक्षणात्मक। एक है प्रेक्षणात्मक अधिगम या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। किसने दिया? इस सिद्धांत को देने वाले बंडूरा साहब थे। इसी को अंग्रेजी में लोग कहते हैं प्रोजेक्टर। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर कहते हैं। ये क्या होता है? प्रोजेक्टर का मतलब होता है कोई एक ऐसी फिल्म हो, एक ऐसे बालक को ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा दी जाए जो किसी एक निश्चित जगह से उसके पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर उसका फोकस या प्रकाश हो जाए। यानी कि जब हम किसी क्या कहते हैं वहां जाते हैं, किसी क्या कहते हैं देखने के लिए फिल्म वगैरह, तो उस फिल्म में जब देखने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, एक पर्दे पर बड़ा सा रहता है और पीछे से ऊपर से एक फिल्म चलती है जो व्हाइट रंग की होती है और उस पे चलचित्र पे जाकर के वो सारी चीज स्टार्ट होती है। फिल्म जो चलती है एक छोटे से प्रोजेक्टर से चलती है। वही बात है कि बालक जो सीखता है एक प्रोजेक्टर के काम से सीखता है। इसको हम प्रोजेक्टर भी कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रतिरूपण का सिद्धांत भी दे रखा है। प्रतिरूपण का सिद्धांत दिया है। प्रतिरूपण का सिद्धांत क्या होता है? प्रतिरूपण का सिद्धांत, इसी को आप अपनी भाषा में कह सकते हैं मॉडलिंग। क्या कहेंगे? मॉडलिंग। बालक कोई चीज को अपने ऊपर समाहित करके, ग्रहण करके, ठीक है, अपने ऊपर ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मस्तिष्क में उस चीज को कोई ग्रहण कर ले, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरूपण सिद्धांत कहते हैं, मॉडलिंग सिद्धांत कहते हैं। एक नाम आता है निदर्शन का सिद्धांत। निदर्शन नहीं, निदर्शन का सिद्धांत। निदर्शन सिद्धांत क्या होता है? जैसे वो मॉडलिंग कहे हैं तो निदर्शन का तात्पर्य होता है मॉडल से। किससे होता है भाई? ये मॉडल से। यानी कि ये तो मॉडलिंग उन्होंने किया, कोई चीज ग्रहण किया, और जो चीज ग्रहण करने वाला जो किया है ग्रहण, वही क्या है? उसी को निर्देशन कहते हैं। बालक निर्देशन के द्वारा भी सीखता है, मॉडल के द्वारा भी सीखता है। कोई वस्तु को देखकर ध्यान से उस अवलोकन के माध्यम से भी सीख लेता है। और भी लोगों ने कहा, और भी इनके सिद्धांत के नाम थे। एक सिद्धांत इन्होंने इसी को कहा अवलोकन का सिद्धांत। अब अवलोकन का भी सिद्धांत कहते हैं। ये अवलोकन का सिद्धांत क्यों होता है? क्योंकि ये वो सिद्धांत होता है अवलोकन का कि बालक इसके माध्यम से
कोई वस्तु का अवलोकन करता है, फिर वो जाकर के बालक क्या करता है, सीख लेता है, उसी को हम लोग अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। ग्रहण करता है, उसी को अवलोकन के नाम से जानते हैं। इसी को किसी इन्होंने कहा अनुकरण का सिद्धांत। क्या नाम दिया? अनुकरण का सिद्धांत दिया। बालक कोई चीज को देख करके सीख रहा है, यानी अनुकरण करके सीख रहा है, यानी उसको दोहरा करके सीख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत के नाम से। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी का एक नाम आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। समाज के भीतर बालक जो होता है ना, वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसके माध्यम से भी बालक सीखते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बता रखी है। इन चीजों को आप ये मान के चलिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके नाम जरूर पूछता है कि कौन कौन से नाम है, और एग्जाम में ये जो नाम आते हैं ना, ये नाम ही आपको कंफ्यूजन करेंगे। और इनकी जो थ्योरी रही है बड़ी फेमस रही है। बंडूरा साहब ने जो अपना रिसर्च किया इन सब माध्यमों के आधार पे, बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि रही है कि इन्होंने बालकों को जो ज्ञान की बात होती है, इन ज्ञान की बातों को बालक सीखता कैसे है, उसे इन्होंने प्रस्तुत किया है। बंडूरा साहब के इन सिद्धांतों का जब भी एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि मॉडलिंग थ्योरी किसकी है, मॉडल थ्योरी किसकी है, प्रेक्षणात्मक थ्योरी किसकी है, प्रतिरूपण सिद्धांत किसका है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, अनुकरण सिद्धांत किसका है, अवलोकन सिद्धांत किसका है। ये सारे सिद्धांत थ्योरी किनकी होती है? ये सब अल्बर्ट बंडूरा साहब की होती है, जो कन्नड़ संबंध रखते हैं। और इनकी जो एक पुस्तक थी, जो स्पेशल पुस्तक है, जो बड़ी फेमस 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में इनकी पुस्तक फेमस हुई। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन के नाम से ये पुस्तक इनकी जानी जाती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सा इनका सिद्धांत के नाम थे, जो कि आपको इस नाम से भी प्रश्न एग्जाम में आता है कि ये क्वेश्चन कि ये किन किन की थ्योरी है। आगे पढ़ते हैं इनके प्रयोग के बारे में। इन्होंने किस चीज पर प्रयोग किया और बच्चों को सीखने के लिए किस चीज के लिए उत्सुकता के रूप में सबके सामने लाया, उस चीज को हम लोग जान लेते हैं। देखते हैं, देखिए इस चीज को उतार लीजिएगा आप। खैर आगे हम लोग देखते हैं इनकी जो अल्बर्ट बंडूरा साहब थे, इन्होंने किस तरीके से, किस धार से इस चीज को एक्सेप्ट किया है, बताया है, कौन सा प्रयोग किया है। बंडूरा साहब के बारे में जब प्रयोग की बात आएगी तो बंडूरा साहब ने प्रयोग जो किया था ना, दो चीजों पर बहुत ज्यादा किया था। ज्यादा क्या, दो बार किया था। एक इनका प्रयोग था बेबी डॉल, बेबी डॉल पर, और जो दूसरा इनका प्रयोग था, ये दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था जीवित जोकर पर। तो अक्सर आता है कि बंडूरा साहब ने अपने जो ये सिद्धांत दे रखे थे, तो ये इन पर इनका प्रयोग किस पर था, तो इन्होंने दो चीजों पर प्रयोग किया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कैसे समझाया है, कैसे समझाया है कि बालक सीखता है, कैसे समझाया है कि बालक क्या गतिविधियों के माध्यम से सीख ग्रहण करता है। हम जब प्रयोग की बात करेंगे तो पहले प्रयोग की बात कर रहे हैं, बेबी डॉल की बात कर रहे हैं। जब बेबी डॉल की बात कर रहे हैं, अर्थात एक जो बच्चे खेलते हैं गुड़िया एक होती है ना, उसे बेबी डॉल कहते हैं, बच्चों को खेलने वाली गुड़िया। बेबी डॉल एक बार एक पार्क में पहुंचा। बेबी डॉल सॉरी जो आपके बंडूरा साहब थे, वो एक बार एक पार्क में पहुंचे। मान लीजिए ये आपका ये पार्क है। इस पार्क में पहुंचे और यहां से बीच से एक रास्ता था, इस साइड से जाता था और वो जा करके यहां ब्लॉक होता था। और यहां उन्होंने अपने साथ बंडूरा साहब ने 50 विद्यार्थियों को, यानी 50 बच्चों को यहीं पर खड़ा कर दिया। ये 50 विद्यार्थी यहां पर थे और एक महिला को, किसको, एक महिला को, अब वो महिला चाहे किसी भी प्रवृत्ति की रही हो, उसकी मानसिकता कैसी भी रही हो, गुस्से में रही हो या सही रही हो, उससे खैर मतलब नहीं है, उस महिला को यहां प्रवेश कराया, या वो महिला वो नहीं कराया, वो महिला गई। यहीं पर रास्ते में उसने बेबी डॉल रख दिया। क्या नाम दिया? वही बेबी डॉल को रख दिया। जब वो महिला इधर प्रवेश आगे बढ़ती है तो उस बेबी डॉल से उसका पैर
या कोई शरीर उसका स्पर्श करता है। जब स्पर्श किया तो वो गुस्सा के मारे या जो भी उठाई उसको मार करके उसको नीचे फेंक दी, जो कुछ भी किया ऐसा कुछ किया। जब उस बेबी डॉल को मार करके वो फेंक दी, आगे चली गई, तो ये जो 50 विद्यार्थी थे ना, ये इस एक्टिविटी को देख रहे थे कि वो महिला कैसे उस गुड़िया के साथ बिहेवियर कर रही है। अब आगे क्या होता है, आगे इन 50 विद्यार्थियों को वंडूरा ने भी भेजा, जाओ तुम लोग भी जाओ। अब इन बच्चों ने भी वही किया जो उस महिला ने किया। इन बच्चों ने जाकर के उस गुड़िया को उठाया और उसके साथ फाइट शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। नहीं सर, बच्चे करते, फेंक देते हैं, उनके साथ जो भी बिहेवियर करते हैं। क्योंकि ये बंडूरा ने इस सिद्धांत को बताया कि बालक जो सीखता है, वो दूसरों को के व्यवहार के कारण सीखता है। उस महिला ने जैसा बिहेवियर व्यवहार किया, इसने वैसा ही सीखा। हालांकि बंडूरा साहब के इस तथ्य पे लोगों ने बड़ा विरोध किया और इनके तथ्य को गलत साबित की, लेकिन बंडूरा साहब ने इसी माध्यम से अपना दूसरा प्रयोग भी कर डाला, जिसे कहते हैं जीवित जोकर पर इन्होंने अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट कर दिया। जीवित जोकर के लिए भी ठीक वही पात्र स्टार्ट किया जो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, किस वाले में, आपके बेबी डॉल पे। वही हाल थी पार्क की, वही रास्ता, वही चीजें, सिर्फ कुछ वस्तुएं बदली थी। 50 विद्यार्थियों को यहां खड़ा कर दिया बीच रास्ते में। अब उसकी जगह पे जो एक निर्जीव बेबी डॉल थी, निर्जीव का मतलब जिसमें कोई जीव नहीं था, उसको उसने देखा कैसा व्यवहार है। लेकिन अब की बार यहां एक आदमी को खड़ा कर दिया। वो आदमी नहीं था, क्या था, जोकर था। और जो जोकर था वो सजीव था, यानी जीवित था। क्या था भाई, जीवित था। अब इस बार इस जोकर को यहां खड़ा किया और ऐसे ही किसी महिला को भेजा, या वही महिला गई होगी। जब वो गई आगे तो वो जोकर ने उस महिला से हाथ मिलाया। ये सारी चीजें बालक देख रहे थे। इन बालकों को भी बंडूरा ने भेजा, तो इन बालकों ने भी उस जीवित जोकर के साथ वैसा ही हाथ मिलाया। ये साफ जाहिर किया इन्होंने कि कोई भी बालक, उसके अंदर जो व्यवहार आता है, दूसरों को व्यवहार को देख करके वो अपने अंदर व्यवहार को सीखता है। यानी कि व्यवहार को देख करके वो अपने व्यवहार को बदलता है, सीखता है। उस महिला ने जैसा किया वो बच्चे किए, फिर उसने जैसा किया उसने किए। बंडूरा साहब ने और भी फिल्म पर भी स्क्रिप्ट सबके सामने ला रखी थी। तीसरा है एक फिल्म के ऊपर भी, हालांकि इस पर इनका बहुत बड़ा वो अध्ययन नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोगों ने इस चीज को मानने के लिए एक्सेप्ट किए कि फिल्म भी बड़ी अच्छी चीज थी जिसको सामने लाया गया। जो इन्होंने फिल्म दिखाया बच्चों को, कुछ बच्चों को, एक फिल्म ऐसी दिखाया जिसमें जो हीरो था ना, हीरो जो था उसने जो उस फिल्म में माफिया का रोल किया था, जिसे कहते हैं एक नहीं होता हर फिल्म में एक बदमाश होता है, तो हीरो ने बदमाश को उस फिल्म में मार गिराया, यानी बदमाश को मार दिया। मार दिया का मतलब क्या होगा, वो हिंसक चीजें दिखाई गई, बच्चों को हिंसक चीजें पसंद आई और 70% बच्चों ने इस फिल्म को लाइक किया, जिसमें जो फिल्म मारधाड़ वाली थी। दूसरी फिल्म दिखाई, जो हीरो था ना, वो बदमाश को मारा नहीं, बल्कि हीरो ने उदारवादी नीति का अनुसरण किया, यानी कि मार झगड़ा नहीं किया, उदारवादी तरीके से लोगों को बदमाश से निपट लिया और मार झगड़े करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे फिल्म को देखने वाले कितने बच्चे आते थे, लगभग 20%, जिसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया, शांति फ्री फिल्म थी, अर्थात अहिंसा का प्रयोग किया। तीसरा एक दिखाया गया हीरो के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं, हीरो क्या करता है, वो हीरो कानून का सहारा लेता है। कोई बदमाश दुश्मन उसको परेशान किया तो वो कानून का सहायता लेता है। जब वो कानून का सहायता लेता है तो निश्चित तौर पे इस फिल्म को देखने वालों की संख्या महज कितनी थी, 10 विद्यार्थियों की थी प्रतिशत। ये तीनों चीजें उसके सामने हुई। अब उसके बाद उसने क्या किया कि इन
वंडूरा साहब इन बच्चों के घर गए, जो 10% बच्चे थे इनके घर गए, तो इनके घर गए तो ये पता पाया कि इनके परिवार के जो लोग हैं अक्सर वो कानूनी दायरे में रहते हैं, कोई कानूनी नौकरी करते हैं। जो कानून की नौकरी करते हैं इस दायरे में रहकर ये बालक और इनके परिवार के लोग, तो वो उस मोहल्ले के लोग झगड़े करना पसंद नहीं करते। कोई ऐसी समस्या आती है बदमाश की कोई की, तो वो लोग कानून का सहारा लेते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अर्थात एफआईआर के माध्यम से, कानून के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ये अपनी सहायता कर लेते हैं। ये 10% लोग जो बच्चे थे वो उसी मोहल्ले के बच्चे थे जिनको कानूनी तरीके से कार्य करना था। दूसरी बात आ गई, जब इन 20% बच्चों के पास गए तो वहां पे गए तो वहां के मोहल्ले में अधिकांश कानूनी यानी पुलिस वगैरह वाले नहीं थे, लेकिन कुछ कर्मचारी थे, कुछ ऐसे अपार्टमेंट के लोग थे जो कि कानून से भी दूरियां बनाते थे और हिंसक से भी दूरियां बनाते थे। ये बीच वाले थे जो एक सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहते थे, मार झगड़े में बिलीव नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे, तो उनके बच्चों पर भी उसका गहरा प्रभाव दिखा। तो 20%, 70% जो बच्चे हिंसक फिल्मों को पसंद किए, उनके मोहल्ले में भी हिंसक गतिविधियां होती थी। हर दिन, हर रात, शाम को, सुबह को, दोपहर को मार झगड़े उस मोहल्ले में होते थे। शराब मदिरा के नशे में या जिस तरीके से लोग झगड़े करते थे, तो वो चीजें होती थी, तो इन बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव अधिक था। ये फिल्म के माध्यम से भी साबित करते हैं कि बालक जो होता है वो जो कुछ भी सीख रहा है, बालक वो अपने सामने वाले के व्यवहार के आधार पर सीखता है। जितना भी मैंने आपको ये बताया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इस एक्सपेरिमेंट में आपने एक चीज महसूस की होगी कि बालक जो सीख रहा है वो किसके माध्यम से सीख रहा है, वो किसी के व्यवहार के माध्यम से सीख रहा है। अर्थात सारे चीजों का एक निष्कर्ष है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना या अधिगम करना, सीखना ही इसका उद्देश्य होता है। बालक जो कुछ भी सीखता है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। अरे भाई, आपने देखा होगा बच्चे जो काम करते हैं, अगर पिताजी खेत गए, कुदार लेकर कुछ भी काम किया, वो बच्चे ठीक उसी आधार पे उनके ना अनुपस्थिति में वो खुद ऐसा करते। घर पे बिटिया होती है, बच्चियां होती हैं, अपनी माँ से बैठकर कभी वो हाथ से पकड़ के रोटी नहीं बेलते, लेकिन जो कुछ है वो देखते रहते हैं, देखते रहते नकल कर लेते। जैसे माँ रहती है, पिताजी जब घर पहुंचते हैं तो माँ जाते ही उनके पानी लाती है। अगर जिस दिन माँ नहीं है, मायके चली गई, कहीं चली गई, तो उसकी बेटियां जो होती हैं उनके तुरंत उपस्थिति में वो उनको पानी ला करके पापा को देती हैं, कि जो वो घर पे रह के माँ के कल्चर को बेटियों ने सीखा, बाहर खेत में जाकर के पिता के एक्टिविटी व्यवहार को किसने सीखा, उसके बच्चों ने सीखा। तो जो भी ये बिहेवियर होता है ये हम अपने लोगों से सीखते हैं। कुल मिला जुला कर मैंने मनोविज्ञान स्टार्ट किया तो ये बताया, जिसने ये कहा कि उसके परिवार के लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे, वो निहायत निकृष्ट और छोटी मानसिकता के लोग हैं। सीधी सी बात है, बालक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है ना, इस बालक के ऊपर जेनेटिक अगर बात की जाए, यानी आनुवंशिकी बात की जाए, आनुवंशिकता की बात की जाए, तो वो कितनी होती है, 10% इफेक्ट करता है। लेकिन बालक को सबसे अधिक अगर प्रभावित करता है तो वो कौन करता है, उसका इन्वायरमेंट, उसका वातावरण, जो 90% प्रभावित करता है। इसलिए तो इलाहाबाद लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, कोटा जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो तो घर से भी ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका वो चारों तरफ का जो वातावरण होगा पढ़ने का होगा, वो भी पढ़ेगा। आपके मोहल्ले में मदिरा पीने का वातावरण होगा तो सारे मोहल्ले के लोग तो नहीं, लगभग कुछ लोग जरूर पिएंगे। 2-4 लोग सिविल परीक्षाएं पास करेंगे, अध्यापक की परीक्षा पास करेंगे, तो उस मोहल्ले में उसी की तरफ लोग जाएंगे। डॉक्टर्स बनेंगे तो लोग डॉक्टर्स की तरफ जाएंगे। व्यवहार को देखकर वो परिवर्तन होता है। इसी को हम लोग के जो वातावरण है ना, वंडूरा साहब ने इसी चीज को सबके सामने सेलेक्ट किया है।
तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, व्यवहार को देखकर, दूसरों के व्यवहार को देखकर बालक जो सीखता है उसी को वंडूरा साहब ने बताने की कोशिश की है। समाज के भीतर जो सीख मिल रहा है वो बालक जरूर सीखता है। इस चीज को, इस एक्टिविटी को जानते रहिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जब ये बंडूरा साहब ने इस व्यवहार को डिक्लेयर किया, उसके बाद बंडूरा साहब ने क्या किया कि इनके जो अलग अलग स्तर बताए, इनके स्तर को उन्होंने कई भागों में डिवाइड किया, जिसे हम लोग कहते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा साहब के सामाजिक अधिगम के चरण। तो इनके कितने चरण थे? 4 चरण होते हैं बंडूरा साहब के। इन 4 चरण में पहला चरण एक होता है जिसे कहते हैं अवधान। क्या कहते हैं? अवधान। एक दूसरा चरण होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरूपण। क्या कहते हैं? सॉरी, प्रतिधारण। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिधारण। दूसरा हो गया प्रतिधारण का। तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं। पुनः प्रस्तुतिकरण, यह तीसरा चरण है। पुनः प्रस्तुतिकरण हो गया। और चौथा एक जो आता है जिसे हम लोग कहते हैं पुनर्वलन। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं सर जी ये अभिप्रेरणा भी होती है। खैर हम बता देंगे अभी। कुल मिला जुला करके अल्बर्ट बंडूरा साहब के 4 चरण थे। सबसे अधिक एग्जाम में यही आता है कि प्रतिधारण से संबंध क्या है, पुनः प्रस्तुतिकरण से संबंध क्या है, अवधान क्या है, पुनर्वलन में रिफॉर्मेंस कहते हैं ना, बताया था। और इसी में अभिप्रेरणा भी होता है, अर्थात मोटिवेशन भी है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं अवधान। बंडूरा साहब ने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को उसने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब प्रयोग में क्या बताया उसने? बालक जो कुछ भी सीखता है, बालक जो कुछ भी सीखता है पहली बार तो मॉडल के रूप में उसको देखता है, यानी कोई चीजों को वो ध्यान से देखना, कोई वस्तु को वो ध्यान से देखने का प्रयास करता है। कोई वस्तु को वो ध्यान से जब देखता है तो वो उसे क्या कर रहा है? अवधान, यानी कि वो अपने पास वो क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, वो ध्यान दे रहा है। जैसे मान लीजिए उसने पहली बार कहीं मोहल्ले में झगड़ा हो रही है तो वो बच्चों को तुमने देखा होगा कि जाकर खड़े होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। और वो एक बार अपने पापा मम्मी को एक तरफ उसको ऐसे देखते रहते, कुछ बोलते नहीं। जब बोलते नहीं तो गालियां एक्सेप्ट कर रहे वो, गालियां एक्सेप्ट करके आज तो नहीं बोलेंगे, 2-4 साल के बाद वो उन्होंने इसको ग्रहण किया, जरूर बोलेंगे, क्योंकि बिहेवियर में परिवर्तन हुआ। इसलिए तो लोग उस वक्त अक्सर अभी देखते हैं जो लोग जॉब वगैरह पा जाते हैं, बच्चों को दूर लेके नई सोसाइटी में चले जाते हैं, जिस सोसाइटी में बच्चे सिर्फ क्या होते हैं, गंदी गालियों वगैरह की बात वो नहीं सीखते हैं। तो फिलहाल लोग अक्सर सोसाइटियों में से दूर रखते हैं उन बच्चों को। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बालक जो कुछ देखेगा वही करेगा। ये पहले ही बंडूरा साहब ने कहा कि बालक दूसरों को व्यवहार को देखकर सीखता है। तो दूसरों को व्यवहार को देखेगा तो ध्यान से तो ही देखता है ना। कोई भी झगड़े होते मोहल्ले में तो ध्यान से ही देखता है। आपको लग रहा है बालक कुछ नहीं कर, कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले, हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली। आप बच्चों को बैठ के कितनों पढ़ाइए लेकिन आपका बच्चा कमजोर हो जाता है कभी कभी। आप कहते हैं सर जी पता नहीं क्या है, कुछ लोगों के बच्चे तो ठीक होते हैं, कुछ लोग माँ बाप नहीं पढ़े लिखे रहते हैं वो भी उनके बच्चे ठीक होते हैं पढ़ने में। इसकी विशेष वजह होती है शैशवावस्था, 0 से 6 साल तक की एक ऐसी अवस्था होती है जो बालक के भविष्य में बालक क्या बनेगा वो तय कर देता है 6 साल के अंदर में। अब वही बात कुछ यहां दिखाई दे रही। माँ बाप पढ़ लिए ठीक है, माँ बाप बैठकर पढ़ाएं वो भी ठीक है, लेकिन माँ बाप उस बच्चे के सामने जो अपनी चीजों को दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, बालक वो चीजों को जल्दी एग्जॉर्ब करता है। पापा आए बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, मम्मा मोबाइल चला रही है, बेटा बीच में बैठ के क्या करेगा? कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। अरे वो भी तो वही काम करेगा। नहीं दे रहे मोबाइल आप तो सो जाएंगे या आपसे जिद करके मोबाइल ले लेगा, फिर वो मोबाइल देखेगा। आप परेशान रहोगे कि बच्चा बहुत मोबाइल देखता, लेकिन हम मोबाइल खुद छोड़ना नहीं चाहते, बच्चों के पास 1 मिनट के लिए समय देना नहीं चाहते। बच्चे के सामने बैठकर अक्सर देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, वो बच्चा भी एकदम निश्चित तौर पे पढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। ये बंडूरा साहब का कथन है कि कंफर्म है कि आप जैसा करोगे वो आपकी उस एक्टिविटी को बालक क्या करेगा? ध्यान से देखने का काम करता है। आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक,
तीन शब्द आते हैं, आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक। ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक शब्द और इसमें है जिसको सफल होना भी कहते हैं, सफल भी समझ लीजिए। ये चार शब्द ऐसे होते हैं, आप बच्चों के सामने ये चीजें जरूर करिए। बच्चों को क्या, आपको किधर ले जाना है, ये उनके बाल्यावस्था के बाद नहीं बता सकते। बच्चों को जहां लेके जाना है, आप उनको आकर्षक, यानी उनको उस वस्तु से जरूर चिन्हित कराइए जिधर उनका आकर्षक बढ़े। हमने अपने दीवारों पे भगवान के पोस्टर लगा रखे हैं, हमने अपने दीवारों पे क्या कहते हैं, ईद वगैरह के पोस्टर लगा सके। जब हम ये पोस्टर लगा चुके हैं तो निश्चित तौर पे बालक धार्मिक परिदृश्य की तरफ ध्यान से देखेगा, पूछेगा ये कौन है, इनसे क्या है, मोहम्मद साहब कौन से थे, और फिर अबू बकर साहब कौन से थे, हदीजा कौन सी थी, ये प्रश्न बालक पूछेगा। वैसे ही आप सब भगवान शिव कौन से थे, भगवान विष्णु कौन से थे, ये प्रश्न पूछेगा। अब वो उस चीज को अवधान ग्रहण कर रहा है, उसकी आकर्षक क्षमता उधर जा रही है। दूसरी बात हो गई है लोकप्रिय। आपको ऐसी चीज उनके सामने रखनी पड़ेगी जो फेमस हो। बालक किसी भी परिवेश में कहीं भी जाए तो हमेशा उसी की बात की जाए, लोकप्रियता जिसे कहते हैं। रोचकता, ऐसी चीज आपके रूम, कमरे, आसपास का वातावरण होना चाहिए कि उसके अंदर रोचकता, इंटरेस्ट बना रहे। और सफल, ऐसा अधिकांश आप सफल व्यक्तित्व को ही दर्शाएंगे। अर्थात यदि आप अपने बालकों को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, वो बालक अगर जाना चाहता है तो वो पहले कोई चीज को ध्यान से देखता है। आप अपनी दीवारों पर, आप अपने आसपास के वातावरण में उन चीजों को रखेंगे। डॉक्टर्स बनाना है तो डॉक्टर्स के बड़े बड़े राइटरों को उसके सामने फोटोज को रखने पड़ेंगे, उसके सारे वातावरण में डॉक्टरी चीजों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो बालक उन चीजों में सीखना शुरू कर देता है और उसमें वो रोचकता, उसको आकर्षकता भी आएगी, लोकप्रियता भी आएगी, रोचकता भी आएगी, और सफल लोगों का उसके अंदर वो चीजें एग्जार भी करता है। हम जैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ये पहले आप प्रारूप में आप बना सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अवधान। दूसरा होता है प्रतिधारण करना, इसी को अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधारणा। व्यक्ति अपने व्यवहारों को अपने मस्तिष्क के माध्यम से ग्रहण करता है, यानी बालक जो होता है मस्तिष्क में ग्रहण करता है, या अवधारणा भी कहते हैं भाई, इसको जानते रहेगा। प्रतिधारण को अवधारणा भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, बालक क्या अवधारणा बनाता है, उसके मस्तिष्क में जो ध्यान से देखा था ना, अब वो ग्रहण कर लिया। जो भी चीजें उसने पहली बार देखा था, अब वो क्या कर लिया, प्रतिधारण कर लिया, यानी ग्रहण कर लिया, यानी अवधारणा बन गई उसके अंदर। आपको हम पढ़ाते हैं, कोई आप पढ़ते कहीं भी हैं तो टीचर जो लेक्चर देता है आप उसको ध्यान से सुनते हैं, वो क्या होता है, अवधान। दूसरा बात है प्रतिधारण। आपके चले जाने के बाद बालक उसको अपने मस्तिष्क में किसी बिंब के माध्यम से बना लेता है कि सर जी ने जो कहानी बताई, 100 में से 100 बातें तो नहीं, लेकिन 60-50% बातें बालक अपने भीतर जो प्राण प्रयोग कर लेता है, मस्तिष्क में बना लेता है, उसी को हम लोग प्रतिधारण या क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। तीसरी बात होती है, बालक जो अवधारणा बनाया है ना, वो सबके सामने दिखाता है, यानी कि दोहराता है। जो गुरु जी ने बताया था वो क्या करता है, दोहराता है, यानी उसका प्रदर्शन करता है, यानी वो खुद एक नाट्य के रूप में सबके सामने उसका प्रदर्शन करता है। नहीं, एग्जाम में बैठकर जो सर जी ने बताया वो चीजें वो क्या करता है, लिख देता है, बोल देता है, यानी वो व्यक्ति द्वारा सीखे गए व्यवहार का सबके सामने प्रस्तुतिकरण करता है। जो कुछ सीखा उसने सबके सामने क्या कर दिया, दिखा दिया। वही क्या होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है। लास्ट में एक पुनर्वलन होता है। अब जो व्यवहार को उसने दिखाया सबके सामने, जो व्यवहार सीखा था, जो व्यवहार वो जो है व्यवहार जो सीखा था, वो व्यवहार जो सीखा था उसे दिखाता है। और जब दिखाता है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे व्यवहार सही ही सीखा हो, गलत भी तो सीख सकता है। जो सही और गलत सीखता है
वो पुनर्वलन पे काम करता है। अगर बालक ने वो व्यवहार सही सीखा है तो उसको लोग सही कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वो उसके लिए पुनर्वलन का काम करती है। लेकिन बालक ने अगर गालियां सीखी है और गलत चीजें सीखी है तो उस पर उसको डांट होनी चाहिए। जब डांट होगी तो वो भी उसके लिए पुनर्वलन का काम करेगी। पुनर्वलन उसे कहते हैं बालकों में उत्साहवर्धन करना। अगर सही किए तो वो और भी अच्छा करेगा, गलत किए तो हम बीच में उसको टोकेंगे, डांटेंगे तो वो पुनर्वलन यानी कि वो फिर वो दोबारा गलती नहीं कर सकता है। छोटे बच्चों में पुनर्वलन ही होता है। कुछ लोगों ने कहा सर जी ये अभिप्रेरणा से भी संबंध रखता है। बड़े बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा शब्द आता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है ये बड़े बच्चों पर, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रतिभाशाली वाला बालक होते हैं, किसी भी परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेते हैं, उन बालकों के ऊपर, और जो बड़े बच्चे होते हैं इन बालकों के ऊपर ये चीजें हावी होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने गलती की और उसके अंदर स्वतः एक क्रिया उत्पन्न होती है कि यार हम जो है क्या करते हैं, गलती किए हैं। वो अनुभूति प्राप्त करता है कि हमने गलती कर रखी है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं अभिप्रेरणा। लेकिन फिलहाल 4 ही आप याद करिएगा। तो बालक कोई चीज पहले देखता है तो उसे अवधान कहते हैं। ध्यान से देख रहा है तो सीख रहा है, जान लेना। दूसरा, बालक उसी चीज को सीखकर मस्तिष्क में, माइंड को मस्तिष्क में ग्रहण करके रखता है उन चीज को, चाहे वो गालियां हो चाहे वो ज्ञान हो। उसको प्रतिधारण कहते हैं। जो सीखा था उसी को यहाँ मस्तिष्क में रखा था, फिर यहाँ पर वो फिर से किसी के द्वारा सीखे गए व्यवहार को अपने जीवन में फॉलो करके दोहराता है। उसी को पुनः प्रस्तुतिकरण करते। अब वो सही दोहराया कि गलत दोहराया वो पुनर्वलन पर डिपेंड करता है। और अगर सही किया तो हमने उसको पुरस्कार दिया, शाबाश कहा, तो वो और जल्दी ये तीनों चीजों को सीखेगा। लेकिन यदि वो गलत किया तो वो फिर दोबारा हमारे डांटने के पश्चात वो चीजें वो नहीं कर सीखेगा। तो 4 चीजें बंडूरा साहब ने बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बंडूरा के बारे में एक शब्द जरूर जानते रहिएगा, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दे रखा था, दूसरों के व्यवहार को देखकर ही बालक सीखता है। सब चीजों का निष्कर्ष बस यही है। बंडूरा साहब ने यही बात कही कि बालक किसी दूसरों को व्यवहार को जो देखकर सीखता वही है। नॉर्मली प्रश्न आएगा कि बंडूरा साहब के द्वारा दिए गए सिद्धांत के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरणों को आप जरूर जानिएगा। इन चारों में अवधान, प्रतिधारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्वलन, ये 4 तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक आएगा एग्जाम में कि किसी कक्षा में बालक कोई भी टीचर द्वारा पढ़ाते समय बालक कोई उन टीचर के बातों को ध्यान पूर्वक, रोचकता के साथ या फिर लोकप्रियता, आकर्षकता के साथ बैठकर सुनते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है, प्रतिधारण है कि पुनः प्रस्तुतिकरण है कि पुनर्वलन है कि अवधान है। तो अवधान है जो बालक ध्यान से सुनता है। दूसरी बात होती है जब बालक कोई चीज को मस्तिष्क में अपने ग्रहण करता है, अपने मस्तिष्क में मेकअप करता है, वो कौन सी प्रक्रिया है, प्रतिधारण की। तीसरा होता है जब बालक किसी द्वारा सीखे गए कार्य को वो दोहराता है। तो किसी कक्षा में किसी बच्चे ने गलती की, अगले कक्षा में दूसरे बच्चे ने उसी के आधार पर गलतियां की, तो वो क्या होगी, पुनः प्रस्तुतिकरण होगा। और बालक जो सीखा है वो हम पुनर्वलन के रूप में आते हैं, जो सकारात्मक, हमने बताया था 2 पुनर्वलन, तो ये सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो दोनों चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक है, और बंडूरा के बारे में 1-2 नंबर आएगा, आप तैयार कर लीजिएगा।